A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Badwani, your commerce teacher. Today we'll be studying Henry Fayol's Principle of Management for Class 12 ISC. We have already done F.W. Taylor's Principles of Management क्या होते हैं, उनके नेचर के बारे में, उनके इम्पोर्टेंस के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. तो now we will study Fayol's Principles of Management. Henry Fayol, नाउ ही वॉज अ फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट. बहुत ज्यादा आपसे इनके बारे में पूछा नहीं जाएगा, बट स्टिल एक ब्रीफिंग आपको कर लेनी चाहिए. यू शुड नो अबाउट हिम. ठीक है. He joined a French mining company. This is the name of the company in 1860 as an engineer and rose to the position of managing director. मतलब वो join as an engineer उन्होंने किया and then he became the managing director later. देन थ्रू द लॉन्ग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, जस्ट बिकॉज कि इन्होंने इंडस्ट्री एक्सपीरियंस इनके पास बहुत ज्यादा था. ठीक है. ही डेवलप्ड अ जनरल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट. तो उन्होंने जैसे उन्होंने साइंटिफिक थ्योरी ली थी F.W. टेलर ने, वैसे ही इन्होंने जनरल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट पब्लिश की थी. इनकी जो बुक थी दैट वाज एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियली जनरली इन फ्रेंच in 1960, which was translated into English in 1929 under the title General and Industrial Management. तो ये इनकी किताब का नाम था. अब आती है कुछ क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज. नाउ ये जो है these things are not as part of your syllabus, but ये आपकी बुक का हिस्सा है and whenever you will give your exams after 12, ठीक है, वहां पर वो चीजें सिलेबस स्पेसिफिक नहीं होती हैं कि सिर्फ प्रिंसिपल बोले तो सिर्फ प्रिंसिपल ही पढ़ने. तो इसीलिए आई हैव इंक्लूडेड है. ये चीजें पूछी जाती हैं यूजुअली. तो क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, फ्योल ने जो भी बिजनेस एक्टिविटीज है उनको 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया था कि जो भी हमारे काम होते हैं वो इन 6 कैटेगरीज के अंडर आ जाते हैं. सबसे पहला है टेक्निकल, दैट इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग. उसके बाद आता है कॉमर्शियल, बाइंग सेलिंग और एक्सचेंज. हमने सामान बना लिया, उसके बाद उसको एक्सचेंज करना कॉमर्शियल में आएगा. देन कम्स फाइनेंशियल, जो कि सर्च फॉर एन ऑप्टिमम यूज ऑफ कैपिटल से रिलेटेड होता है. पैसा हम कहाँ से लेकर आते हैं और कहाँ उसको इस्तेमाल करते हैं, उसको उसका एप्लीकेशन करते हैं. सोर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स कम्स अंडर finance. Then comes security, protection of property and persons, people and person and property की protection को हम लोग security के अंदर लेकर आते हैं. Accounting, that includes statistics also. ठीक है. और managerial activities, जैसे कि ये जितने भी functions of management है ये सब इसके अंदर आते हैं. तो ये सारी activities थी. सेम इज विद एलिमेंट्स ऑल्सो. ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट स्टिल यू नीड टू स्टडी क्योंकि ये चीजें पूछ ली जाती है आफ्टर 12. ओके. तो क्या बोला गया है कि फ्योल डिवाइडेड मैनेजमेंट इनटू 5, मतलब दीज फर्दर एलिमेंट्स. तो कौन कौन से थे? फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग. फिर आती है मेरी मैनेजरियल क्वालिटीज जो एक पर्सन के अंदर होनी चाहिए. दिस यू कैन स्टडी बाय योर ओन. ठीक है. एज सच इसमें कुछ है नहीं बिगर थिंग्स, बट ऑब्वियसली दिस विल ऑल्सो नॉट बी आस्क्ड फ्रॉम यू. तो हम लोग डायरेक्टली शुरू करते हैं फ्रॉम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहले दैट हैज बीन गिवन. नाउ देयर आर 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. सबसे पहले दिया गया है डिवीजन ऑफ वर्क. अब डिवीजन ऑफ वर्क क्या होता है? जब भी हम जो भी टोटल टास्क है, किसी भी काम को करने का जो टोटल टास्क है उसको हम छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं और वही हिस्सा उस पूरे काम का वो छोटा सा हिस्सा हम किसी पर्सन को एलोकेट कर देते हैं कि भाई ये जो काम है ये तुम करोगे. ठीक है. उसको हम लोग कहते हैं डिवीजन ऑफ वर्क, जिसमें जितने भी कॉम्पैक्ट जॉब्स होती हैं, ठीक है, टोटल टास्क को हम लोग क्या करते हैं, कुछ कॉम्पैक्ट जॉब्स में डिवाइड कर देते हैं और वो जॉब्स जो होती है, छोटे छोटे हिस्से जो होते हैं उस पूरे पर्टिकुलर टास्क के, उसको हम डिफरेंट डिफरेंट पर्सन को दे देते हैं सो दैट जो एम्प्लॉय है वो सिर्फ अपने काम में ही ध्यान दे. ओके. तो ये दिस यू कैन सी कि डिवीजन ऑफ लेबर में क्या होता है कि एक प्रोसेस है पूरा, उसमें जो भी टास्क है इट इज डिवाइडेड अमंग मेनी पर्सन इंस्टेड ऑफ सिंगल पर्सन. एक इंसान को पूरा काम सौंप देने के बजाय हम लोग बहुत सारे लोगों को छोटे छोटा टास्क उसका दे देते हैं सो दैट एक पर्सन एक ही हिस्से में कॉन्सेंट्रेट कर सके. आप ये देख सकते हो प्रोडक्शन फ्लो कि कोई भी अगर हम सामान बना रहे हैं, ठीक है, तो पहले पैटर्न मेकिंग हो गया, सैंपल मेकिंग हो गया, कटिंग हो गया, स्विंग हो गया, आयरनिंग हो गया. तो हम ये जितना भी वर्क है रिलेटेड टू अ क्लॉथ उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, हम उसको
डिफरेंट डिफरेंट टास्क में डिवाइड कर दे रहे हैं और वो टास्क हम डिफरेंट डिफरेंट पीपल को दे दे रहे हैं. ओके, बैग पैकिंग हो गया, कार्टन पैकिंग हो गया. तो ये सब क्या होता है, डिविजन ऑफ लेबर का हिस्सा होते हैं. इसके बाद सेकेंड पार्ट, ये मेरा पहला पार्ट था, डिविजन ऑफ वर्क, जिसमें हम लोग डिवाइड कर रहे हैं टास्क. नाउ सेकंड इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो दोनों ही कॉम्प्लीमेंट्री चीजें होती है एक दूसरे के. क्या कहा गया है कि ये एक राइट होता है टू गेट वर्क डन फ्रॉम अदर्स, और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ओब्लिगेशन होती है टू परफॉर्म द असाइन टास्क. अथॉरिटी, आपके पास ये हक है कि आप अपना काम किसी और से करवा सकते हो. रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू आर अंडर एन ओब्लिगेशन कि आपको ये काम जो है वो करना है. कोई भी पर्सन हु एक्सरसाइजेस अथॉरिटी, उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए कि उसको उसका काम करके देना है. इफ ही इज गिविंग, इफ ही हैज द अथॉरिटी कि भाई ये जो मतलब मैं ये काम किसी और से करवा सकता हूँ, उसके पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए कि उसको जो काम सौंपा गया है, ही विल बी आस्क्ड फॉर इट, ही हैज टू बी आंसरेबल फॉर इट, और वो जो रिस्पॉन्सिबल है शुड बी गिवन नेसेसरी अथॉरिटी. इसका मतलब ये कि दोनों चीजें जो है वो हैंड इन हैंड जाती हैं. ओके, दिस यू कैन सी हियर. पिक्चर्स हमने इसमें इसलिए मेंशन की कि समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि आपको ये दे दिया जाएगा पिक्चर. अब आपसे पूछा जाएगा कि ये जो पिक्चर है इसमें कौन सा प्रिंसिपल यूज हो रहा है. यू हैव टू टेल दैट. तो दिस इज अथॉरिटी, दिस पर्सन इज हैविंग अथॉरिटी. उसके बाद वो जो है वो अपने जितना भी वर्क है सबको डेलीगेट कर रहा है, ठीक है. और रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हेन अ पर्सन इज अंडर द ऑब्लिगेशन कि उसको ये काम जो है वो करना है. उसके बाद आता है डिसिप्लिन. डिसिप्लिन इम्प्लाइज ओबीडियंस. ये जो क्वेश्चन है ये आपका अभी 2025 वाले स्पेसिमेन में पूछा भी गया था कि डैश इम्प्लाइज ओबीडियंस, रिस्पेक्ट ऑफ अथॉरिटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ द एस्टैब्लिश्ड रूल्स एंड रेगुलेशन. जब आप अपनी कंपनी के जितने रूल्स एंड रेगुलेशन है आप उनको फॉलो करने के लिए ओब्लाइज होते हो, आपको चीज फॉलो करनी है, यू नो दैट. तो ये किसके अंडर आता है, दिस कम्स अंडर डिसिप्लिन. ओके, अगर एक गुड सुपरविजन है हर लेवल पर, क्लियर और फेयर रूल्स हैं, बिल्ट इन सिस्टम है, तो इससे जो डिसिप्लिन है ये बना रहेगा आपके कंपनी में. फिर आता है यूनिटी ऑफ कमांड. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यूनिटी ऑफ कमांड आपसे ये कहता है कि एक जो एम्प्लॉय है उसको ऑर्डर्स सिर्फ एक ही सुपीरियर से मिलने चाहिए एंड शुड बी अकाउंटेबल टू वन पर्सन ओनली. नो पर्सन कैन सर्व सेवरल मास्टर्स एट द सेम टाइम. क्या बोला गया है कि एक पर्सन बहुत सारे, अगर हमें इनको भी, इन बॉस को भी आंसरेबल होना है तो भी प्रॉब्लम है, उनको भी आंसरेबल होना है तो भी प्रॉब्लम है. मतलब डुअल कमांड शुड नॉट बी देयर. उससे चीजें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है. अगर एक सबॉर्डिनेट है जिसके पास एक से ज्यादा बॉस है तो इट विल, dual command will undermine authority, weaken discipline, divide loyalty and create confusion. confusion और delays तो होगा ही, लॉयल्टी भी इसमें डिवाइड हो जाती है, देयर इज डिसिप्लिन उसका वीक हो जाता है. देखो इसमें यही चीज बोली गई है. नाउ दिस इज अनदर डायग्राम जो आपको याद रखना है समझ करके, ठीक है. राइट अप्रोच, जहां पर सिर्फ वन पर्सन जो है वो हेड है और वो अपने हिस्से के जितने भी उसके सबॉर्डिनेट्स हैं उनको मैनेज कर रहा है. और रॉन्ग अप्रोच किसको कंसिडर किया गया है, जहां पर कौन सा जो प्रिंसिपल है उसको ब्रीच किया जा रहा है या उसको नहीं यूज किया जा रहा है, दैट इज यूनिटी ऑफ कमांड. तो यहाँ पर दो सुपीरियर्स दिखाए गए हैं और वो दोनों एक दूसरे के सबॉर्डिनेट्स को कमांड दे रहे हैं. ओके, अगर आप यूनिटी ऑफ कमांड को वॉयलेट करते हो तो उससे क्या होता है. ऑब्वियसली बहुत सारे ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शंस होंगे, इन्होंने कुछ बोला इन्होंने कुछ बोला, आप इनकी बात सुनेंगे तो ये बुरा मानेंगे, इनकी बात सुनेंगे तो ये बुरा मानेंगे. कंफ्यूजन एंड इनडिसिप्लिन इज देयर, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क इज देयर, लॉयल्टी इज डिवाइडेड, लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिसरिस्पेक्ट फॉर सुपीरियर्स भी हो जाता है. सेम थिंग इज गिवन हियर ऑल्सो. आप अगर इन केस वो वाला डायग्राम नहीं होता तो दिस कैन ऑल्सो बी टेकन एज एग्जाम्पल, जिसमें ये एक मैनेजर है, इनके 3 सबॉर्डिनेट्स हैं, इनको दे रहा है कमांड, दैट इज ओके. बट एक ये मैनेजर है, एक ये मैनेजर है, ये इनके इनके सबॉर्डिनेट्स को भी कमांड दे रहा है, तो इट इज डिफिकल्ट, ठीक है. इट इज मतलब इट विल क्रिएट अ मेस डेफिनेटली. फिर आता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. अब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन आपसे ये कहता है कि unity of command was regarding that head authority.
ठीक है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन आपके प्लान से रिलेटेड होता है कि आपको एक ही प्लान मिले जिससे आपको वर्क करना हो। देयर शुड बी वन हेड एंड वन प्लान फॉर अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव। हर ग्रुप जिसके पास सेम ऑब्जेक्टिव है उसके पास सिर्फ एक ही प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए और एक ही सुपीरियर के अंडर होना चाहिए। सुपीरियर के अंडर ऑब्वियसली यूनिटी ऑफ कमांड, वन प्लान ऑफ एक्शन मतलब कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होनी चाहिए। ओके, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को यूनिटी ऑफ कमांड से डिफरेंट माना जाता है। व्हाई? बिकॉज यूनिटी ऑफ कमांड जो है इट रिलेट्स टू फंक्शनिंग ऑफ पीपल और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इज कंसर्न विद द एक्टिविटीज कि हम किन किन चीजों पे काम करेंगे। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन डज नॉट ऑटोमेटिकली लीड टू यूनिटी ऑफ कमांड, दो देयर कैन नॉट बी यूनिटी ऑफ कमांड विदाउट यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इन जनरल आपसे ये बोला गया है कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन जो है वो रिलेटेड टू प्लान ऑफ एक्टिविटी से होता है, काम से रिलेटेड होता है। ठीक है, अब इसका ये एग्जांपल देख लो कि ये एक मैनेजर है मेन, इनके ये सबऑर्डिनेट्स हो गए और उन्हीं के ये फर्दर सबऑर्डिनेट्स हो गए, तो ये आ जाते हैं मेरे यूनिटी ऑफ कमांड का हिस्सा। उसके बाद है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अगर ये एक ग्रुप है पीपल का, ठीक है, तो इस ग्रुप के अंदर देयर शुड बी वन हेड, दिस इज वन हेड एंड देयर शुड बी वन प्लान ऑफ एक्टिविटी जो यहाँ पर होनी चाहिए, वो ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए उसमें। इनका अलग होना चाहिए, इनकी अलग, मतलब दीज आर द प्लान ऑफ एक्टिविटीज जो वो फॉलो करेंगे, ये प्लान ऑफ एक्टिविटीज जो हम लोग करेंगे। ओके, फिर है सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट आपसे ये कहता है कि जो इंटरेस्ट और गोल्स है ऑर्गेनाइजेशन के, वो ज्यादा हावी होने चाहिए एज कंपेयर टू जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है, वो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट हावी होने चाहिए इंडिविजुअल इंटरेस्ट पर। ठीक है, अगर इंडिविजुअल ये कह रहा है कि अरे मेरा तो काम है यहाँ पर काम करना, काम करो पैसे पाओ चलते बनो, तो ऐसे तो ऑर्गेनाइजेशन विल डेफिनेटली नॉट वर्क जब वो सिर्फ अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट के बारे में सोचेगा। तो एक अच्छा, एक बेटर तरीका यही होता है दैट जो कॉमन इंटरेस्ट है, ग्रुप इंटरेस्ट है, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाए एज कंपेयर टू इंडिविजुअल इंटरेस्ट। ठीक है, कांस्टेंट सुपरविजन इज नेसेसरी टू प्रिवेंट प्रमोशन ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट एट द कॉस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कि हमको पैसे तो मिल ही रहे, सैलरी तो मिल ही रही है, तो हम काम क्यों करें, या ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए हम काम क्यों करें जब हमें मेरा खुद का बेनिफिट हो रहा है। तो ये चीज शुड नॉट बी देयर। ओके, दिस इज व्हाट शुड बी अवॉइडेड। इंडिविजुअल इंटरेस्ट जो है उसको दरकिनार करके जनरल इंटरेस्ट या फिर कॉमन इंटरेस्ट के बारे में सोचना चाहिए। उसके बाद आता है रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन दैट इज गिवन टू एन एम्प्लॉय शुड बी फेयर, रीजनेबल, सैटिस्फैक्टरी टू बोथ एम्प्लॉयज एज वेल एज एम्प्लॉयर। दोनों के लिए वो फेयर होनी चाहिए, रीजनेबल होनी चाहिए, सैटिस्फैक्टरी होनी चाहिए। इट मस्ट रिवॉर्ड एफर्ट सो एज टू मोटिवेट हायर प्रोडक्टिविटी। की मतलब वो एक रिवॉर्ड के जैसे होनी चाहिए जो हायर प्रोडक्टिविटी को भी निकाल करके बाहर करे। ठीक है, द अमाउंट ऑफ रेम्यूनरेशन एंड द वेज पेमेंट मेथड शुड बी बोथ फेयर एंड रिवॉर्डिंग। जैसे इसमें दिया हुआ है कि रेम्यूनरेशन इज इंक्लूडेड एज मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी कॉम्पनसेशन, बोथ, दोनों चीजें उसमें इंक्लूडेड होती हैं। फिर आता है मेरा सेंट्रलाइजेशन, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन इससे आपका एक और डायग्रामेटिक क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, एवरीथिंग दैट इंक्रीजेस। अब सेंट्रलाइजेशन क्या होता है? हर वो चीज जो सबऑर्डिनेट के रोल को इंक्रीज करती है वो होता है डिसेंट्रलाइजेशन, और हर वो चीज जो सबऑर्डिनेट के रोल को डिक्रीज करती है वो होता है सेंट्रलाइजेशन। मतलब जितनी भी एक्टिविटीज हैं, अगर हम इनको रिपोर्ट कर रहे हैं, इवेंचुअली आकर के हम इनको रिपोर्ट कर रहे हैं, तो ये होता है ये मेरे मेन हेड है, यही हमारी सारी एक्टिविटीज पर ध्यान देंगे, हमें वो फ्री नहीं छोड़ रहे हैं कि तुम लोग अपने हिसाब से काम कर लो, तो दैट इज सेंट्रलाइजेशन। ओके, और डिसेंट्रलाइजेशन जहां पर सबऑर्डिनेट्स वर्क अकॉर्डिंगली, कि हाँ ठीक है कुछ टास्क दिए गए हैं जिस पर हम लोग अपने आप से वर्क कर सकते हैं, दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन। तो यही चीज यहाँ पर दी गई है कि सब इनका यहाँ पर जो मेन रोल है इनका ज्यादा है और यहाँ पर उनका रोल जो है वो कम है। ठीक है, दैट इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। एंड अगेन दोनों हैंड टू हैंड चलते हैं कि मतलब जहां पर ज्यादा नेसेसरी है वहां पर सेंट्रलाइजेशन इज रिक्वायर्ड, और जहां पर इट्स नॉट रिक्वायर्ड देन डिसेंट्रलाइजेशन इज
डन, ओके, ठीक है। फिर आता है मेरा स्केलर चेन। स्केलर चेन इज अ चेन ऑफ सुपीरियर्स रेंजिंग फ्रॉम द अल्टीमेट अथॉरिटी टॉप टू द लोअर बॉटम, जिसका हम अगेन यहाँ पर डायग्राम दिखा सकते हैं। तो ये बोला गया है कि ये एक स्केलर चेन दैट इज अ पार्ट ऑफ हेनरी फ्योल्स प्रिंसिपल्स, जिसमें अगर ए को रिपोर्ट कर, ए को कुछ भी जवाब देना, मतलब कुछ कमांड देना है, तो वो बी को देगा, बी विल टेल टू सी विल टेल टू डी विल टेल टू ई, देन एफ, देन जी। ठीक है, तो ये ऐसे करके चेन ऑफ अथॉरिटी है जो चलता है, दैट इज यूजुअली फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ओके, ये जो प्रेस्क्राइब्ड चेन ऑफ कमांड है ये हमेशा फॉलो की जाती है, और कम्युनिकेशन जो है वो ऐसे ही किया जाता है। बट समटाइम्स टू फैसिलिटेट क्विक कम्युनिकेशन, तो एक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी क्रिएट किया जाता है, दैट इज नोन एज गैंग प्लान, जिसका नाम होता है, सपोज करो एफ को कोई भी बात पहुंचानी है पी तक, तो या तो वो ए को पहुंचाए, ए से फिर यहाँ तक पहुंचेगी। ठीक है, मिसकम्युनिकेशन के चांसेस होते हैं, तो समटाइम्स या फिर डिले इन कम्युनिकेशन के चांसेस होते हैं, तो उस टाइम पर एफ कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट विथ पी, जिसको क्या बोलते हैं, गैंग प्लान बोलते हैं। तो ये क्या होता है, ये एक अरेंजमेंट होता है जहां पर टू मैनेजर्स जो सेम लेवल पर काम कर रहे हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं फॉर क्विक कम्युनिकेशन। ओके, फिर आता है ऑर्डर। ऑर्डर आपसे ये कहता है कि जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वर्क रिलेटेड एक्टिविटीज हैं, उनके दो मेन ऑर्डर्स होने चाहिए, दैट इज मटेरियल ऑर्डर, ठीक है, अ प्रॉपर प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स राइट प्लेस। जितना भी सामान है उसके लिए, हर चीज के लिए जगह होनी चाहिए और हर चीज अपनी सही जगह पर होनी चाहिए। और सोशल ऑर्डर, सोशल ऑर्डर, अ प्लेस फॉर एवरीवन एंड एवरीवन in his appointed place, मतलब right man should be there at the right job, social order के according। ओके, फिर इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप इस प्रिंसिपल को वॉयलेट करते हो तो कंफ्यूजन क्योस हो जाएगा, ऑब्वियसली रिसोर्स वेस्टेज हो जाएंगे, और देयर विल बी इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन ऑल्सो। नेक्स्ट कम्स इज इक्विटी। इक्विटी सेज कि मैनेजमेंट जो है should treat the employees with justice and kindness, there should be equity in the treatment of subordinates, और कोई भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं होना चाहिए। नेपोटिज्म एंड फेवरेटिज्म वहां पर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए कि ये मेरा फेवरेट पर्सन है तो हम इनको ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। ओके, तो दिस इज द पार्ट जहां पर इक्विटी और इक्वालिटी को शो किया गया है। दिस इज इक्वालिटी जहां पर सबको बराबर की अपॉर्चुनिटीज दी जा रही है, दिस इज इक्विटी जिनको उनके अकॉर्डिंग अपॉर्चुनिटीज दी जा रही हैं। देन कम्स स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर आपसे क्या कहता है, दैट द पर्सन शुड नॉट बी अफ्रेड कि उसकी जो जॉब है उसे छीन ली जाएगी। एक रीजनेबल सिक्योरिटी उसको दी जानी चाहिए, दैट शुड बी प्रोवाइडेड टू ऑल एम्प्लॉयज। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर हेल्प्स डेवलप लॉयल्टी एंड अटैचमेंट ऑन द पार्ट ऑफ एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज भी फील करेंगे अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, अगर उन्हें ये पता चलेगा कि अच्छा ये जो मतलब इफ आई एम देयर एंड मुझसे ये मेरी जॉब जो है वो छीन नहीं ली जाएगी, तो आई विल ऑल्सो फील अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। ठीक है, फिर जैसे ये दिया हुआ है, दिस इज अ पर्सन, एक मैनेजर अपने ये एम्प्लॉय से कह रहा है ओके यू आर फायर्ड, मीन्स तुमको यहाँ से जाने को बोला जा रहा है, तो जस्ट गो फ्रॉम है। तो ये चीजें यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। फिर अगर इस रूल को आप वॉयलेट करते हो तो ऑब्वियसली एक फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी रहेगी, reduction in the efficiency of employees will be there, and disturbance in work routine will be there। फिर initiative on the part of employee, employees जितनी level पर होने चाहिए, they should think out, okay, they should be encouraged to think out and execute the assigned task in a better way। इनिशिएटिव एक सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इसीलिए सबॉर्डिनेट्स को इंस्पायर करना चाहिए कि वो सजेस्ट करें अगर इफ देयर इज एनी सॉर्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। प्लान्स के फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन में अगर कोई भी तरह का इम्प्रूवमेंट होना है तो उसके लिए डेफिनेटली एम्प्लॉय शुड कम अप। ओके, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। नेक्स्ट इज स्पिरिट डे कॉर्प्स, दैट इज टीम स्पिरिट। ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज के बीच में टीम स्पिरिट और कोऑपरेशन होना इज वेरी नेसेसरी। यूनिटी ऑफ स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथ ऑफ एन एंटरप्राइज लाइज इन द कोऑपरेशन एंड हार्मनी ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट्स, मतलब कि अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो फिर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में टीम स्पिरिट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एम्प्लॉयज आपस में ही क्योस कर रहे हैं तो वो बाहर से जाकर के डीलिंग्स कहाँ से लेकर के आएंगे।
ओके, ग्रुप एफर्ट्स को यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है एज कम्पेयर टू इंडिविजुअल एफर्ट्स। तो वैसे ही चीजें यहाँ पर बोली गई हैं। दिस इज टीम स्पिरिट का एक पिक्चर। ठीक, फिर ये रेलेवेंस दिया हुआ है, दिस यू कैन स्टडी। ये वही चीजें हैं जो वहां पर अलग अलग से दी हुई हैं कि भाई टीम स्पिरिट से ऑब्वियसली देयर विल बी अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होगा, वहां पर ग्रुप स्ट्रेंथ बड़ी रहेगी। तो ऐसे ही करके ये भी। अब यहाँ पर एक और चीज थी दैट आई फाउंड देयर व्हेन आई वाज सर्चिंग ऑन द इंटरनेट। ठीक है, देखो यहाँ पर एक कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं और आपसे पूछा गया है कि बताओ कि ये कौन सा प्रिंसिपल है जो यहाँ पर वॉयलेट हो रहा है। तो बॉस है, यहाँ पर ये वर्कर है। बॉस कह रहा है अपने वर्कर से कंप्लीट द सेल्स टारगेट इन 1 मंथ और यू विल लूज अ जॉब, कि तुम अपना ये सेल्स टारगेट अगर कंप्लीट नहीं करोगे 1 महीने में तो डेफिनेटली यू विल लूज अ जॉब। तो ये कौन सा प्रिंसिपल है जो वॉयलेट हो रहा है? दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। उसको जॉब सिक्योरिटी नहीं मिल रही है यहाँ पर। उसे पता है कि मैं काम नहीं करूंगा तो मुझे यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेकेंड वन दैट इज देयर ना सुपरवाइजर। सुपरवाइजर है और एक और सुपरवाइजर। सुपरवाइजर वन कहता है वी बोथ वर्क एट द सेम लेवल देन व्हाई आर यू पेड मोर देन मी। तो दूसरा सुपरवाइजर कहता है कि बिकॉज आई एम द फ्रेंड ऑफ बॉस सन, की बॉस के सन का फ्रेंड हूं मैं, इसलिए मुझे ज्यादा पे किया जाता है। तो ये कौन सा प्रिंसिपल है जो वॉयलेट हो रहा है यहाँ पर? दैट इज इक्विटी। ओके, जस्ट एंड काइंडनेस के साथ लोगों को बराबर का ट्रीटमेंट यहाँ पर नहीं मिल रहा है। तो these things are there. I hope you all have understood till here. Keep preparing, we'll be doing more chapters soon. Till then, best wishes. Thank you.